हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लास पर। आज हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? देखिए, हमने इलेक्ट्रोड्स पढ़ लिए और हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेल होता है वो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। और उसके बाद जो है हम दो सेल को मिला के दो इलेक्ट्रोड्स को मिला के एक सेल बनाते हैं। और सेल का पोटेंशियल होता है, और जो सेल का पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा या कैथोड की तरह बिहेव करेगा, वो डिपेंड करता है दूसरे इलेक्ट्रोड पे कि आपने दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है। तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, किसकी टेंडेंसी ज्यादा रिडक्शन की है, किसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन की है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी कैसे? हमने क्या करा, रिडक्शन पोटेंशियल लिए और स्टैंडर्ड कंडीशन में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है नर्न्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन पे पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का फिक्स डेटा दे रहे हैं, इसका मतलब हमने उसकी एक फिक्स कंसंट्रेशन ले रखी है, जो कि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं हम। तो वहां पर आपके स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो दे रखा है उसके हिसाब से हमने इलेक्ट्रोड्स को एक सीक्वेंस में जमा लिया। उसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रोड्स तो नहीं है, काफी हद तक मैंने यहाँ इलेक्ट्रोड्स जो है मेंशन कर दिए और उनके पोटेंशियल मेंशन कर दिए। अब देखिए, सारे आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल केस में आपको याद आप रख सकते हो ताकि वो एक ही आपके काम आ जाए। बाकी आपको सीक्वेंस का आइडिया होना चाहिए, बाकी सारे आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं कि किसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अब ये बेसिकली एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे टॉप पे लिथियम है आपके और सबसे बॉटम में है फ्लोरीन। लिथियम, अब देखिए टॉप पे आपके मेटल दे रखे हैं, टॉप पे क्या दे रखे हैं, मेटल। और यहां पर आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है ब्रैकेट में दे रखा है, द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ब्रैकेट में रिडक्शन। तो अगर कुछ मेंशन नहीं करा हुआ है तो पोटेंशियल जब हम मेंशन करें टर्म, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल के सेंस में कर रहे हैं। और जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो रिडक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन रिडक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है, ये आपके प्लस आएगा। ये जब आपकी रिएक्शन रिडक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है और अगर पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके रिडक्शन होने की टेंडेंसी कम है। तो अगर मैं रिएक्शन को एज अ रिवर्स लिखूंगा, ऑक्सीडेशन में लिखूंगा, तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वो हैं जिनकी रिडक्शन की टेंडेंसी कम है क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और नीचे वो हैं जिनकी रिडक्शन की टेंडेंसी मैक्सिमम है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ रहा है, मैक्सिमम। तो ये आपके जो सीरीज अरेंज कर रखी है वो इस हिसाब से कि ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है और नीचे रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इसका मतलब नीचे वाले जो है उनकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है और ऊपर वाले जो है उनकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना। ऊपर आपके मेटल्स दे रखे हैं, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अब मैंने सारे नहीं लिखे हैं, आप कहीं से भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे आपको मिल जाएंगे और मिल जाएंगे। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, हाइड्रोजन, ये आपके रेफरेंस पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया था शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी वैल्यू हमने 0 मानी है। इसके ऊपर वाले नेगेटिव में, नीचे वाले पॉजिटिव में। इसके बाद कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, गोल्ड और फ्लोरीन, ये आपके सीरीज है। आप देख लेना। इसमें जैसे डीनियल सेल की बात करते हैं तो जिंक आता है आपके, ये आपके वैल्यू आ जाती है जिंक में, और एक आपके कॉपर आ जाता है, तो ये कॉपर की वैल्यू आपकी दे रखी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बात एप्लीकेशन की कि ये आपके सीरीज का फायदा क्या है पढ़ने का। क्योंकि देखिए, हम इंसान है, बिना फायदे के हम कुछ नहीं करते। तो एप्लीकेशन जो दे रखी है या सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद बना रखी है हमने, इसका क्या फायदा है, इससे हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कि भाई कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल्स कम रिएक्टिव है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, टॉप पे जो है वो मेटल्स हैं और नीचे जो है कॉमनली, एक्सेप्शन मिल जाएंगे आपको, कॉमनली जो है नॉन मेटल्स है। इसका मतलब क्या है कि टॉप पे मेटल है, नीचे नॉन मेटल है। अब कुछ जो रिएक्टिव कम है मेटल, वो नीचे भी आ सकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो ऊपर जो है आपके मेटल्स हैं। और रिएक्टिविटी अगर हम मेटल की बताएं, देखिए रिएक्टिविटी का पैमाना अलग अलग है, मेटल के लिए अलग है, नॉन मेटल के लिए अलग है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कोई रिएक्शन करा रहे हो और NaCl फॉर्म करना है आपको, तो NaCl जब आप फॉर्म कर रहे हो सॉल्ट, तो सोडियम मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हो, तो वहां रिएक्शन कैसे हो रही है, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। मतलब सोडियम ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और क्लोरीन रिडक्शन शो कर रहा है। इसलिए उनकी रिएक्टिविटी का पैमाना अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करूं और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स की बात करूं, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे है, जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे है, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। मतलब इसके अकॉर्डिंग लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो नॉन मेटल सबसे नीचे हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप पे है और जो बॉटम है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो मिड में आ रहा है उनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मेटल के सेंस में कहूं तो जो टॉप पे मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे जैसे हम नीचे मेटल्स ढूंढते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और जब मैं नॉन मेटल की बात करूं तो जो सबसे नीचे नॉन मेटल है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि मेटल को हम एज ए ऑक्सीडेशन ट्रीट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के सेंस में देख रहे हैं, और नॉन मेटल को हम एज ए रिडक्शन रिएक्शन के सेंस में देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो जो मेटल टॉप पे हैं या जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और जब हम रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे। तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कौन करेगा, जिसका खुद का रिडक्शन होगा, जिसका क्या होगा, खुद का रिडक्शन होगा। और खुद का रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका खुद का रिडक्शन होगा, और वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सबसे नीचे, ये रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो जो फ्लोरीन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इसका मतलब उसके रिडक्शन खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब वो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों, क्योंकि खुद रिड्यूस होगा मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सामने वाले का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जब हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो रिडक्शन करते हैं खुद का और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं, और खुद का रिडक्शन वो करेंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, जिनका क्या होगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। और खुद का ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करोगे तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल नीचे है, इसका मतलब ये खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसका मतलब इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा और सामने वाले का क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा। तो सामने वाले का रिडक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो आपके एक आ जाएगा फ्लोरीन और एक आ जाएगा लिथियम। देखिए मेंशन कर रखा है, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करें तो लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब कई बार क्या होता है कि हम थ्योरेटिकल जब हम जाते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, वहां पर आपके अलग अलग पैरामीटर आता है, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल अलग है। तो देखिए ध्यान ये रखना है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि जब हम यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है या हम कहें इलेक्ट्रोड्स है, तो वहां पर और फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और एक जो फैक्टर है जो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बना रहा है वो है हाई हाइड्रेशन एनर्जी। वो क्या है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। उसी के बेस पे अगर हम बात करें तो सबसे नीचे आ रहा है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, दूसरा ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, और उसके अलावा कई बार वो रीजन पूछता है कि भाई ऐसा क्यों है। तो मैंने आपके लिख भी रखा है कि कौन है और रीजन भी लिख रखा है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन क्या है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, और साथ में दे रखा है लो बॉन्ड एनर्जी। अब ये बॉन्ड एनर्जी लो कैसे है, ये हम पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो गया वो हो गया आपके फ्लोरीन, और रिड्यूसिंग एजेंट जो हो गया वो हो गया आपके लिथियम। बात समझ आ रही है। अब ध्यान ये रखना कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहा है, जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहा है, लिथियम को। मतलब ये लिथियम ये है, ये जो लिथियम है मतलब लिथियम मेटल जो है वो आपके क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन। तो आप ध्यान ये रखना लिथियम जो है उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, Li+ का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और फ्लोरीन जो है उसका रिडक्शन होगा, F- का रिडक्शन नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है वो ऑप्शन में ऐसे दे देगा F2 और F- या Li और Li+। तो अब आप सोचोगे हमने तो लिथियम याद करा था, हमने तो फ्लोरीन याद करा था। तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, लिथियम मेटल का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, फ्लोरीन गैस का। Li+ का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है और F- का रिडक्शन नहीं हो रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब Li की बात हो रही है, एंड फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब F2 की बात हो रही है। इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर।
आगे क्या दे रखा है, मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने ऊपर बात करी थी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो मैंने आपसे कहा था कि आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप पे आ रहे हैं मेटल्स की बात करें या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके मेटल्स हैं स्टार्टिंग में, तो होगा क्या कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से कैसे समझे, देखिए 2 बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या एग्जांपल दे रखा है, द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू बाय एडिंग कॉपर टू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। अब होता क्या है कि AgNO3 का सॉल्यूशन है, AgNO3 के सॉल्यूशन से मतलब क्या है कि Ag प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट है और NO3 माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मैं यहां लिख देता हूं Ag प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट है और NO3 माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, कॉपर ऐड कर रहे हो, कॉपर की रॉड ऐड कर रहे हो, कॉपर का चम्मच ऐड कर रहे हो, कुछ भी आप समझ सकते हो, कॉपर के चम्मच से मैं मिला रहा हूं या कॉपर की रॉड से मैं मिक्स कर रहा हूं। तो यहां पर होगा क्या, अब होगा ये कि हमने क्या पढ़ा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। तो कॉपर को हम ऐड कर रहे हैं। अब आपको चेक ये करना है कि कॉपर और सिल्वर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे कॉपर और सिल्वर को, तो कॉपर का जो पोटेंशियल है वो है +0.34 और सिल्वर का जो है वो है +0.799। इसका मतलब मेटल कौन सा ऊपर आ रहा है, कॉपर। तो जब हम मेटल के सेंस में बात करेंगे तो जो मेटल ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, सिल्वर से। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को रिप्लेस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर आयन बनाएगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बच जाएंगे, सिल्वर। तो सिल्वर जो है आयन से क्या बनाएगा, मेटल बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो मेटल है वो तो बन गया कॉपर आयन, और जो सिल्वर आयन है वो बन गया सिल्वर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। बात समझ आ रही है। तो यहां पर क्या है कि क्योंकि कॉपर मेटल से कॉपर आयन बन गया और कॉपर आयन जो है वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लू। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। कभी भी हम मेटल के सेंस में बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर 2+ का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का। और रिडक्शन किसका हुआ, सिल्वर का रिडक्शन नहीं हुआ, Ag+ का रिडक्शन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब वो लैंग्वेज देगा कि भाई इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मेटल न्यूट्रल फॉर्म में है, मतलब कोई ऑक्सीडेशन नहीं है, तब उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। जैसे कि आपके कॉपर का हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन होकर कॉपर 2+ बन गया। और जब हम रिडक्शन की बात करें तो जो मेटल न्यूट्रल है उसका रिडक्शन नहीं होगा, जो मेटल आयन है उसका रिडक्शन होगा, जैसे Ag+ का हो गया। तो ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने मेटल की बात करी, सेम टू सेम आपके नॉन मेटल है। जो नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब ध्यान क्या रखना है कि मेटल के सेंस में जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, नॉन मेटल के सेंस में जो नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो नॉन मेटल के लिए बेसिकली हेलोजन की बात आती है। तो हेलोजन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो फ्लोरीन अगर आप ऐड कर रहे हो, फ्लोरीन गैस सॉल्यूशन में, तो वो आपके बाकी जो आयन है उसको रिप्लेस कर देगा। और मतलब जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को रिप्लेस कर देगा उसके आयन से, ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, मेटल प्लेस्ड अबव शी प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, एग्जांपल मैग्नीशियम जिंक। तो देखिए ये भी आरपीसी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सा मेटल जो है वो आपके डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड कोई सा भी ले सकते हो आप, डाइल्यूट जैसे HCl ले लिया, के साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा या प्रोड्यूस करेगा और कौन नहीं करेगा। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि जो मेटल शी से ऊपर है या जिनका पोटेंशियल नेगेटिव में है वो आपके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। मेटल प्लेस्ड अबव शी, अब अबव का मतलब क्या है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है। तो जो मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। और जो मेटल शी से नीचे, शी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, उससे नीचे है, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगे। तो देखिए एग्जांपल ले रखा है मैग्नीशियम और जिंक। तो देखेंगे मैग्नीशियम और जिंक की बात करें तो जिंक और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा या लिखा नहीं है। तो जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं वो सब हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और जो नीचे आ रहे हैं जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, ये जो नीचे आ रहे हैं शीके, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे या प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखे हैं।
तो ये आपकी एप्लीकेशन है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो इसमें बेसिक हमने 2-3 बात करी कि जो सबसे टॉप पे है वो मेटल्स है, जो सबसे बॉटम में है वो नॉन मेटल है। जो टॉप पे मेटल्स है वो मेटल के सेंस में ज्यादा रिएक्टिव है, और जो बॉटम में नॉन मेटल्स है वो नॉन मेटल के सेंस में ज्यादा रिएक्टिव है। जो टॉप पे मेटल्स है वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी शो करेंगे, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो बॉटम में आपके नॉन मेटल है वो किसकी टेंडेंसी शो करे, रिडक्शन की, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपके रिड्यूसिंग एजेंट तो हो गया लिथियम और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया फ्लोरीन। ये आपके हो गया, रीजन भी मैंने आपको बता दिया। मेटल्स में रिएक्टिव ज्यादा कौन सा होगा, नॉन मेटल्स में ज्यादा कौन सा होगा, ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस को रिप्लेस कर देगा, ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस कर देगा। शी जो है उसके ऊपर वाली जो मेटल है वो हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, और उसके जो नीचे वाले मेटल है वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेंगे। एग्जाम में इलेक्ट्रोड्स पर भी काफी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड किस टाइप का है, जैसे मैंने आपको गैस इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल बता दिया, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल बता दिया, मेटल आयन इलेक्ट्रोड का बता दिया। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन से इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम में लिए जा सकते हैं, और कौन से इलेक्ट्रोड पीएच मेजरमेंट के लिए काम में लिए जा सकते हैं। तो आपको हर टाइप के इलेक्ट्रोड्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आगे दे रखा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम काम में ले सकते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले दे रखा है शी इज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। शी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो शी है वो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, मतलब स्टार्टिंग में जो हमने रेफरेंस लिया कि भाई इसका हमने पोटेंशियल क्या मान लिया, 0। बाकी जितने भी आपके इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल है वो हमने इसको 0 मानते हुए निकाला है, ठीक है। आगे आपके दे रखा है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें पहला दे रखा है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो देखिए कैलोमेल इलेक्ट्रोड में आपको बता चुका हूं कि ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड, तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, Hg मरकरी है जो कि लिक्विड फॉर्म में, यहाँ चाहो तो हम L भी लिख सकते हैं। उसके बाद मरकरी का सॉल्ट है जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, Hg2Cl2। और उसके साथ सॉल्यूशन है किसका, पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे दे रखा रिएक्शन। तो जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि मेटल आयन आपको दिखेगा नहीं रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि मेटल आयन की जगह यहाँ सॉल्ट आ गया है। मेटल आयन की जो जगह है वो किसने ले ली, सॉल्ट ने। तो यहाँ पर Hg2Cl2 का सॉल्ट आ गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो जो Hg था +1 में था, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, इसने बना लिया मेटल Hg जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। और यहाँ पर 2 Cl जो थे वो एज इट इज Cl- के फॉर्म में आ जाएंगे। इसके बाद दे रखा है एग्जांपल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, जो कि मैंने आपको बता दिया कि हमने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में पढ़ रखा है। आगे दे रखा है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पीएच मेजरमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन आता है। अब क्योंकि हेडिंग में ही आपके है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के, इसका मतलब कि इसको आप एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम में ले सकते हो। तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड की 2 खासियत आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये है कि ये पीएच मेजरमेंट में काम में नहीं आता, दूसरी खासियत क्या होगी कि एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप इसको काम में ले सकते हो। आगे दे रखा है सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड ऑल्सो नोन एज SSC। आगे दे रखा है इसका जो पोटेंशियल है कैलोमेल इलेक्ट्रोड का वो दे रखा है +0.2415 वोल्ट। अब यहाँ पर इसके 2 क्वेश्चन तो फिक्स हो गए कि एक तो ये पीएच मेजरमेंट में काम में नहीं आता, दूसरा ये एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप इसको काम में ले सकते हो। और ये आपके क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हम बात करें, जो कि ये तो ज्यादा कॉमन है, ये इतना कॉमन नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रखा, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये भी एग्जांपल है किसका, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का। क्यों, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl वो भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो क्या दे रखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज AgCl और Cl-। उसके बाद इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो है AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl-। आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड से सिमिलर है, मिलती जुलती है। एग्जांपल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, किसका एग्जांपल है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है। आगे दे रखा है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पीएच मेजरमेंट। इसको भी आप पीएच मेजरमेंट में काम में नहीं ले सकते। देखिए मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी सेल रिएक्शन में H+ दिख रहा है उस इलेक्ट्रोड को आप एज अ पीएच मेजरमेंट में काम में ले सकते हो। लेकिन जिसकी सेल रिएक्शन में आपको या इलेक्ट्रोड रिएक्शन में आपको H+ नहीं दिखाई दे रहा, उसको आप एज अ पीएच मेजरमेंट में काम में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, लेकिन इसको आप पीएच मेजरमेंट में काम में नहीं ले सकते। आगे दे रखा ग्लास इलेक्ट्रोड। अब ग्लास इलेक्ट्रोड में क्या दे रखा है, ग्लास ऑफ रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट।
अब ये प्रॉपर्टी दे रखी है इसने। अब देखिए जितने भी मैंने लाइनें लिख रखी है इन सब पे क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैंने लाइनें लिख रखी है। क्या दे रखा है? ग्लास ऑफ रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ग्लास ऑफ रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी इज यूज्ड। तो ग्लास कैसा काम में लेना आपको? जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो और कंडक्टिविटी क्या हो? ज्यादा हो। आगे क्या दे रखा है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्लेटिनम 0.1 MHCl और ग्लास, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ध्यान रखना ग्लास का रिप्रेजेंटेशन क्या है? प्लेटिनम 0.1 MHCl और ग्लास। आगे दे रखा है यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पीएच, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पीएच मेजरमेंट में आपके कौन कौन से हमने पढ़ लिया? एक तो हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अभी शी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई सा भी आपकी कंडीशन है, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप पीएच मेजरमेंट में काम में ले सकते हो। दूसरा आपके एग्जांपल आ गया ग्लास इलेक्ट्रोड, ये पीएच मेजरमेंट में काम में आ सकता है। आगे दे रखा है कैन नॉट बी यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहां पर खत्म हो गए। तो रेफरेंस में एक तो प्राइमरी रेफरेंस था, एक सेकेंडरी रेफरेंस था जिसमें कैलोमल पढ़ लिया और सिल्वर इतना आता नहीं। तो बेसिकली दो ही रेफरेंस आपको याद रखने, एक शी और एक कैलोमल। ये भी आपको मैंने बता दिया, इतना क्वेश्चन इस पर नहीं आया है, आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ग्लास इलेक्ट्रोड जो है वो पीएच मेजरमेंट में काम आ रहा है। अब देखिए शी जो है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी है और पीएच मेजरमेंट में भी काम में आता है। शी का मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। उसके अलावा ग्लास इलेक्ट्रोड जो है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं है लेकिन पीएच मेजरमेंट में काम में आ रहा है। कैन नॉट बी यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसका ध्यान रखना है। आगे दे रखा नोट डाल के क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको जो एक्चुअल में रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है, जो कि मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया था, इतनी जरूरत नहीं है। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड इज आल्सो यूज्ड फॉर पीएच मेजरमेंट। तो पीएच मेजरमेंट में आपके तीन इलेक्ट्रोड आपको ध्यान रखने हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड और क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? आगे दे रखा है सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। देखिए होता क्या है कि जब हम मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, बेसिकली उसी के लिए हो रहा है कि मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक बीकर ले लिया, सब समझाने के लिए बता रहा हूँ। बीकर ले लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है और मैंने एक मेटल रॉड लगा दी, ये हाफ सेल हो गया। ऐसे मैंने एक और दूसरा बीकर ले लिया, उसमें मेटल रॉड लगा दी, ये हाफ सेल हो गया। अब होता क्या है कि जैसे मान लो डेनियल सेल है। अब डेनियल सेल में क्या है कि एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है और एक इलेक्ट्रोड जिंक का है। तो जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक का जब ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब जो जिंक का जो रॉड है मेटल वाली, वो ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और मेटल आयन बनाएगी। जैसे मेटल आयन बनाएगी वो सॉल्यूशन में चल जाएगा मेटल। इसका मतलब जो जिंक की जो रॉड है वो थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है, और जो जिंक आयन है वो सॉल्यूशन में जाते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो सर्किट में जा ही रहे हैं। अब कॉपर की बात करें तो वहां रिडक्शन हो रहा है, तो जो कॉपर आयन है वो कॉपर रॉड पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो अब इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, रॉड भी है इसमें कॉपर और सल्फेट का सॉल्यूशन है, और यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक 2+ कॉपर 2+ और SO4 2-। अब होगा क्या कि क्योंकि जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक में जो मेटल है वो जिंक आयन बना रहा है। तो उससे क्या होगा कि इधर जिंक आयन जो है, जिंक 2+ आयन, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर कॉपर क्योंकि मेटल बना रहा है तो यहाँ कॉपर की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब मान लीजिए कोई रिएक्शन नहीं थी, केवल सॉल्ट का सॉल्यूशन था, तो वहां पर जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था कि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव आयन का जो चार्ज है, टोटल जो चार्ज है आयंस पे पॉजिटिव नेगेटिव है वो बराबर है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ जो आयंस हैं वो कम ज्यादा हो रहे हैं, तो उसका जो चार्ज है वो डिसबैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिंक जो है वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिंक आयन की। इसका मतलब सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और यहाँ कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, मतलब सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक जो न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो डिसबैलेंस होने लग जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, अब देखिए सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? एक इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड की रॉड ये है, इलेक्ट्रोड की रॉड ये है, तो सर्किट को कंप्लीट आपने एक साइड से तो कर दिया, दूसरी साइड से तो इनकम्प्लीट हो गया। तो दूसरी साइड के कंप्लीट करने के लिए एक इन्वर्टेड हम लेते हैं, जिसको इन्वर्टेड यू शेप लेते हैं, जिसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन क्या कह रहा है? सॉल्ट ब्रिज is an inverted U-tube containing agar-agar and inert electrolyte like KCl, KNO3, ammonium nitrate etc. तो ये जो है इन्वर्टेड U-tube होता है, जिसके अंदर होता क्या है? U-tube मतलब ये वाला नहीं जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, U का मतलब शेप के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, U तो सिंपल ये वाला होता है, ये U होता है, इसको उल्टा कर दो तो ये ऐसे हो जाएगा। ये कह रहा है सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड U-tube containing agar-agar, एक तो इसमें agar-agar प्रेजेंट है,
एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, लाइक ये। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा काम में ले रहे हो वो आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, कि ये आपके सॉलिड में ऐसे नहीं कि जो मन में इच्छा आ गई वो इलेक्ट्रोलाइट काम में ले लिया, ऐसे नहीं। स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट है कि भाई हाँ यही काम में ले रहे हैं, उसके पीछे कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज है वो भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। और भी हैं, ये कॉमन है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये हमने काम में लिए। अब इसका फंक्शन क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या काम करता है। एक तो काम इसने क्या करा, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करा। तो क्या करा, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल एंड कंप्लीट द सेल सर्किट। तो जो दो हाफ सेल के सॉल्यूशन है उनको इसने क्या करा, कनेक्ट करा, और सर्किट को क्या करा, कंप्लीट करा। तो सर्किट कंप्लीट करने में काम आता है। जैसे कई बार होता है कि भाई आपने सॉल्ट ब्रिज निकाल लिया तो क्या होगा, भाई सेल इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, सेल इनकम्प्लीट हो जाएगा तो करंट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे दे रखा, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई होता क्या है कि भाई एक में पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है, एक में पॉजिटिव आयन कम हो रहा है, तो चार्ज डिसबैलेंस हो जाता है। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे करता है, इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये मान लीजिए ये सॉल्ट ब्रिज है, इसमें मैंने पोटेशियम क्लोराइड ले रखा है, ठीक है। अब इस साइड मान लो कि जिंक आयन बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है, तो Cl माइनस जो है वो यहां चले जाएगा, और यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन कम हो रहा है, तो पोटेशियम आयन क्या होगा, यहां चले जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि जहां पर जिस आयन की कमी है या जिस चार्ज की कमी है वो वहां पर वो वाला आयन चल जाएगा। तो एक में पोटेशियम चल जाएगा, एक में Cl माइनस चल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पॉजिटिव बढ़ रहा है तो Cl माइनस चल जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव कम हो रहा है तो पोटेशियम चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड लेने का रीजन क्या था, कि जो मोबिलिटी होनी चाहिए आयंस की वो लगभग बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो मोबिलिटी है या स्पीड है वो बराबर हो, अप्रोक्सीमेटली बराबर हो। आगे क्या दे रखा है, द मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन इज फेयरली इक्वल। अब अगर मान लीजिए फेयरली इक्वल होगा तभी तो बराबर आयन जाएंगे, तभी तो दोनों चार्ज बैलेंस होंगे। अगर मान लीजिए कि जो मोबिलिटी वो बराबर नहीं है, तो एक तरफ तो ज्यादा आयन जा रहे हैं, एक तरफ कम आयन जा रहे हैं, तो जो चार्ज होगा वो मेंटेन बैलेंस नहीं हो पाएगा। ये देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट काम में ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ सके एग्जाम में। आगे देखा, इट प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो देखिए होता क्या है कि जब दो लिक्विड कांटेक्ट में होते हैं तो वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है उनके जंक्शन पे, उसको कहते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब क्योंकि सॉल्ट ब्रिज जब आपने काम में लिया तो दो लिक्विड सेपरेट ही है, वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो उससे लिक्विड लिक्विड जंक्शन जो पोटेंशियल है वो नहीं बनता। तो इट प्रिवेंट, उसको रोकता है, किसको, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। तो ये आपके था सॉल्ट ब्रिज और उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। दूसरा जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन कर रहा है, मतलब उसको बैलेंस कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट जो आपने काम में लिया वो कैसे होनी चाहिए, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो मोबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए। उसके अलावा लिक्विड लिक्विड जो जंक्शन पोटेंशियल है उसको प्रिवेंट कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो ये थी किसकी, ये क्या था, सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन या उसकी एप्लीकेशन। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्शन के बेस पे दो प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल जो है दो प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेल और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। अब किसको प्राइमरी कहते हैं किसको सेकेंडरी कहते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखा प्राइमरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल इज इरिवर्सिबल। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है इरिवर्सिबल, इसका मतलब ये है कि एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, और अगर रिवर्सिबल होता तो दो डायरेक्शन में रिवर्स रिएक्शन होती। अब एक डायरेक्शन में रिएक्शन का होना और दो डायरेक्शन में रिएक्शन का होना क्या मीनिंग है, यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, इन इट द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स इन ओनली वन डायरेक्शन। केमिकल रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन में होती है। एग्जाम्पल मर्करी सेल, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सेल के। क्या दे रखा है, मर्करी सेल, एग्जाम में पूछ रखा है क्वेश्चन। ड्राई सेल, लेक्लांची सेल, जिंक अमलगम सेल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है। आगे मर्करी सेल पे स्पेशली क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, मर्करी सेल्स आर बिल्ट विद अ जिंक अमलगम एनोड। ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम में कि भी कौन सा एनोड काम में आता है और कौन सा कैथोड काम में आता है मर्करी सेल में। तो मर्करी सेल में एनोड जो है वो कौन सा है, जिंक अमलगम का। अब देखिए जिंक अमलगम आपको आई थिंक पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं कि अलॉय होते हैं। देखिए मर्करी के साथ कोई भी मेटल का अलॉय हो तो वो अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अमलगम। तो अगर मैं कह रहा हूँ जिंक अमलगम, इसका मतलब जिंक और मर्करी का क्या है, अलॉय है, मिश्र धातु है। तो क्या दे रखा, मर्करी सेल्स आर बिल्ड विद अ जिंक अमलगम एनोड। तो आपको अगर कोई पूछे कि मर्करी सेल में एनोड क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, जिंक अमलगम एनोड। अब मर्करी ऑक्साइड कैथोड,
तो एनोड क्या हो गया, जिंक अमलगम, और कैथोड क्या हो गया, मरकरी ऑक्साइड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप एज ए इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो। तो एनोड और कैथोड, एनोड क्या है, जिंक अमलगम, कैथोड क्या है, मरकरी ऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, मरकरी सेल के लिए। किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेल का। आगे दे रखा है नोट डाल के, इन इरिवर्सिबल सेल इफ अपोजिट ईएमएफ इज अप्लाइड। देखिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट बात है कि बात क्या है कि इरिवर्सिबल में एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती है और रिवर्सिबल में दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। तो अगर इरिवर्सिबल सेल में हम अपोजिट जो ईएमएफ है, अपोजिंग ईएमएफ, उसको बढ़ा दे तो क्या होगा, रिवर्सिबल में तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या दे रखा है, इफ इरिवर्सिबल सेल इज इन इरिवर्सिबल सेल इफ अपोजिट ईएमएफ इज अप्लाइड, अपोजिट ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं, देन सेल रिएक्शन इज नॉट रिवर्स्ड। मतलब अगर आप एक्सटर्नल ईएमएफ ज्यादा अप्लाई कर रहे हो सेल से तो क्या होगा, सेल रिएक्शन इज नॉट रिवर्स, सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी। तो क्या होगा, बट डिफरेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो रिएक्शन यूजुअली होती है सेल की वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी, लेकिन एक नई रिएक्शन हो जाएगी अगर आप एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करोगे, अपोजिट ईएमएफ अप्लाई करोगे सेल से ज्यादा, ठीक है, ग्रेटर देन सेल से करोगे। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है Zn H2SO4 कॉपर, ये एक सेल है इरिवर्सिबल सेल। किसका एग्जांपल है, इरिवर्सिबल सेल का। अगर आपसे कोई पूछ ले जिंक H2SO4 कॉपर किसका एग्जांपल है, इरिवर्सिबल सेल का एग्जांपल है, प्राइमरी सेल का एग्जांपल है। सेल रिएक्शन क्या दे रखी है, अब देखिए जिंक और कॉपर को अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, जिंक। तो नो डाउट क्या होगा, जिंक जो है H2SO4 के H+ से रिएक्शन करेगा, जो कि हमने कहा था कि भाई जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। तो जिंक रिएक्शन कर रहा है H+ से, तो क्या बन रहा है, जिंक 2+ और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, H+ को, और H+ इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। ये नॉर्मल सेल रिएक्शन है। अब ये क्या कह रहा है, व्हेन एक्सटर्नल ईएमएफ इज इंक्रीज्ड फॉर द अबव सेल देन सेल रिएक्शन बिकम्स। अब ये है कि अगर आप एक्सटर्नल ईएमएफ लगाओगे सेल से ज्यादा मात्रा में, मतलब सेल का जितने ईएमएफ है उससे एक्सटर्नल ईएमएफ बढ़ा दोगे तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है, रिएक्शन कॉपर रिएक्शन कर रहा है H+ से और कॉपर मेटल आयन बना रहा है और हाइड्रोजन गैस, मतलब एक डिफरेंट रिएक्शन होगी जो कि यूजुअली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये आपके इरिवर्सिबल सेल के केस में होता है कि जब आप एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करते हो तो एक नई रिएक्शन हो जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये कौन से टाइप का सेल है। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ रखे हैं। आगे आ जाते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। सिंपल इसको हम सेकेंडरी सेल भी कह सकते हैं या कंप्लीट कहते हो सेकेंडरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दीज सेल्स आर रिवर्सिबल। प्राइमरी इरिवर्सिबल थे तो ये क्या हो जाएंगे, रिवर्सिबल हो जाएंगे। अब रिवर्सिबल का मतलब दोनों डायरेक्शन में, रिवर्सिबल का मतलब दोनों डायरेक्शन में। अब दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। जैसे आपके फोन की बैटरी होती है ना, चार्ज भी आप करते हो फिर डिस्चार्ज भी होती है। तो जब चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज कैसे करते हो, आप प्लग लगाते हो, मतलब चार्जर लगाते हो किसमें, प्लग में, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हो। मतलब जब आप चार्जिंग कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, जिससे केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर आपने चार्ज करना बंद कर दिया, फिर आप उसको काम में ले रहे हो, मतलब उसको डिस्चार्ज कर रहे हो। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो देखिए क्या दे रखा है, चार्जिंग में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, और डिस्चार्जिंग में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपको ध्यान रखना है, चार्जिंग में क्या हो रहा है और डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है। ये किसके केस में होता है, सेकेंडरी सेल में। किसके केस में होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एग्जांपल दे रखा है डीनियल सेल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है डीनियल सेल, हमने पढ़ भी रखा है। उसके बाद लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल, ये सब आपके सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल है। आगे क्या दे रखा है, इन रिवर्सिबल सेल, रिवर्सिबल सेल की बात करें, इफ अपोजिट ईएमएफ इज अप्लाइड देन सेल रिएक्शन इज रिवर्स्ड। अगर आप रिवर्सिबल सेल में अपोजिट ईएमएफ अप्लाई कर रहे हो तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में हो क्या रहा है, एक बार रिएक्शन इधर इस डायरेक्शन में, फिर एक बार रिएक्शन इस डायरेक्शन में, फिर वापस से रिएक्टेंट बन गया, फिर ये इस डायरेक्शन में। तो ये बार बार चलती रहती है, बार बार क्या होती है, चलती रहती है, एक बार इधर एक बार इधर, तभी तो फिर वो लंबे टाइम तक काम में आती है चीजें। एग्जाम्पल डीनियल सेल। अब डीनियल सेल की नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है क्या होती है, जिंक मेटल के फॉर्म में कॉपर आयन के फॉर्म में रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, या इसको हम ऐसे चलिए वो खैर अलग बात हो गई। जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो जिंक आयन बन गया और कॉपर आयन से क्या बन गया, कॉपर मेटल। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन जब आप कह रहे हो मेटल का, तो मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल आयन का नहीं होता नॉर्मली।
और इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जब रिडक्शन आप मेटल के सेंस में कहोगे तो मेटल आयन का रिडक्शन हो रहा है, और मेटल के सेंस में कहोगे तो मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ये मेटल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयन फॉर्म में तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी। बट व्हेन एक्सटर्नल ईएमएफ इज इंक्रीज्ड फॉर द अबव सेल, सेल रिएक्शन बिकम, जब आप एक्सटर्नल ईएमएफ को बढ़ा दोगे तो जो सेल रिएक्शन है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी रिएक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे है कि ये लेफ्ट में लिखोगे फिर आप जिंक आयन प्लस कॉपर। तो देखिए नॉर्मल जो रिएक्शन थी वो क्या थी कि जिंक जो है वो ऊपर आता है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, और कॉपर जो है वो रिडक्शन शो करेगा। अब यहाँ पर अपोजिट हो गया, जिंक जो है वो रिडक्शन शो कर रहा है, जिंक आयन से क्या बन रहा है, जिंक, और कॉपर जो है वो क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर आयन। लेकिन ये रिएक्शन कब हो रही है, जब आप एक्सटर्नल ईएमएफ लगा रहे हो। तो एक रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, एक होती है इक्विलिब्रियम। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर इक्विलिब्रियम और नॉन स्पॉन्टेनियस एक ही तो बात है। होता क्या है कि आपके स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः रिएक्शन हो रही है, जो कि इस वाले केस में थी, ऊपर वाले केस में। इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन जो है एक तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रियम, या जो है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, मतलब रिएक्शन ना तो नेट आगे जा रही है ना नेट पीछे जा रही है। लेकिन जब हम कहते हैं ना नॉन स्पॉन्टेनियस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि अपने आप रिएक्शन तो कहीं जा नहीं रही थी, लेकिन उसको जबरदस्ती हमने कर दिया। तो ये जब हमने एक्सटर्नली हमें बढ़ाया तो रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये एक तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन जा रही है, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि जो रिएक्शन स्वतः नहीं होती उसको हम जबरदस्ती करवा रहे हैं, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल थे किसके, प्राइमरी सेल के और सेकेंडरी सेल के। इसमें मर्करी सेल जो है इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आरपीएससी ने पूछ रखे, तो इसलिए आपको अलग से मैंने मेंशन कर दिया, आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है फ्यूल सेल। अब देखिए फ्यूल सेल जैसे नाम से पता चल रहा है कि फ्यूल, फ्यूल का मतलब इसमें ईंधन काम में आ रहा है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्या दे रखा है देख लेते हैं। फ्यूल सेल इज अ गैल्वेनिक सेल इन विच केमिकल एनर्जी, जिसमें क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी जो है एसोसिएटेड विथ फ्यूल, जो कि फ्यूल से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, उसके अंदर समाहित है, इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपके फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक तरह से गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल। आगे दे रखा है एग्जांपल जो है इसका बेस्ट वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। देखिए कई बार इस पे आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कई बार क्लिक भी नहीं करता है क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं होता, यूजुअली दे नहीं रखा होता। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। रिएक्शन एट एनोड। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल है वो दोनों मीडियम में काम करता है। दोनों मीडियम का मतलब एसिडिक मीडियम में भी काम करता है और बेसिक मीडियम में भी काम करता है। लेकिन आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो बेसिक मीडियम से पूछ रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन ले ली है। देखिए बेसिक मीडियम की अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन एट एनोड, तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रोड पे वो फिक्स नहीं होता। कैथोड पे गैल्वेनिक सेल में अलग चार्ज होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अलग चार्ज होता है, लेकिन कैथोड और एनोड पे चार्ज डिपेंड करता है कौन से टाइप का सेल है। लेकिन मैंने एक चीज कहा था जो कॉमन है वो ये है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, चाहे सेल कोई सी भी टाइप, चाहे सेल किसी भी प्रकार का हो, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस है, रिएक्शन कर रहा है बेस से, OH माइनस से, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर हम बेसिक मीडियम वाला एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो ये आपके 4OH माइनस ले लिया। अब जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस है इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो हाइड्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो जब आप उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। तो जब ये +1 में कन्वर्ट होगा तो ये क्या बन गया, वाटर, और यहाँ बन गया 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 हाइड्रोजन एटम थे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है और वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है। अब आपके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है, चारों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और जो 4 हाइड्रोजन एटम थे वो 4H+ में कन्वर्ट हो गए, 4H+ मिल गए, 4OH माइनस से वाटर बन गया, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद रिएक्शन एट कैथोड, तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब हम रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं कैथोड पे तो क्या होगा,
ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर से और इलेक्ट्रॉन से। तो अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्योंकि O2 के फॉर्म में है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और हम कह रहे हैं रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको, तो ये क्या बना रहा है, 4OH माइनस। क्या बना रहा है, 4OH माइनस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 0 में था, यहाँ पर ये ऑक्सीजन -2 में आ गया। किस में आ गया, -2 में आ गया। बात समझ आ रही है। तो ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी वाटर के साथ, इलेक्ट्रॉन लिए साथ में और ये बना लिया 4OH माइनस। अब बात आती है नेट रिएक्शन की। किसकी बात आ रही है, नेट रिएक्शन की। तो देखिए यहाँ पर ये जो हम कहते हैं ना बेसिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम है, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये एज ए कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। अब कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे लेकिन एंड में उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आए, मतलब इधर काम में आया और उधर वापस के वापस ऐसे कैसे मिल गया। तो इसको जब आप चेक करोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपने 4OH माइनस लिए थे रिएक्शन में और यहाँ पर आपको 4OH माइनस मिल गए। तो जब आप नेट रिएक्शन लिखोगे तो आप देखोगे कि 4OH माइनस आपने लिए थे, 4OH माइनस आपको मिल गए। यहाँ पर आपके 4 वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन आपको मिले थे, मतलब रिएक्शन के दौरान आपको बने थे, और वो आपके वापस से रिएक्शन के दौरान कंज्यूम हो गए। तो हुआ ये कि ये जो चीजें हैं OH माइनस आपने लिया काम में, आपको वापस मिल गया, ये रिएक्शन के दौरान बना लेकिन वापस काम में आ गया, तो ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, फिर ये बचेगा केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो नेट रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और वाटर। अब आप देखोगे तो बहुत सिंपल रिएक्शन है कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, वाटर बना लिया। इससे सिंपल तो हमने कोई रिएक्शन पढ़ी नहीं है। रिएक्शन सिंपल है, लेकिन अगर हम हाफ सेल रिएक्शन देखें तो क्योंकि आपके बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में रिएक्शन पूछ रखी है तो कई बार क्या होता है फिर क्लिक नहीं करती है वहां पर। तो ये आप देखेंगे रिएक्शन बहुत सिंपल है और नेट रिएक्शन ही हो रही है। तो नेट रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, वाटर बना रहा है, लेकिन हाफ सेल रिएक्शन डिफरेंट है। क्लियर। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। जैसे आप कह रहे हो ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का होगा, जैसे आप कह रहे हो रिडक्शन होगा तो रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो ये रिएक्शन आपको याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आई थिंक इसमें नहीं आनी चाहिए। नोट डाल के दे रखा है, द पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 1.23 वोल्ट। इसके सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 1.23 वोल्ट है। ठीक है। आगे दे रखा कंसंट्रेशन सेल्स। अब कंसंट्रेशन सेल नाम आप सुनेंगे, कंसंट्रेशन सेल, तो ये क्या है। कंसंट्रेशन सेल को अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो हो सकता है आपके समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो कंसंट्रेशन सेल एक्चुअल में होता क्या है। अभी हमने जो नॉर्मल सेल पढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल डेनियल सेल पढ़ा, उसका हमने जब सेल पोटेंशियल निकाला तो आपने कैसे निकाला कि भाई आपके सेल का जो पोटेंशियल है उसका मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट या ई कैथोड माइनस ई एनोड, कब, जब रिडक्शन पोटेंशियल ले रखा है। तो जब आप सेल पोटेंशियल निकालते हो तो जो 2 इलेक्ट्रोड आप ले रहे हो उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि सेल का पोटेंशियल क्या आएगा, और डिपेंड करता है कि कौन से कैथोड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब मान लीजिए कि मैं दोनों इलेक्ट्रोड सेम ही ले लूं, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने इधर भी कॉपर ले लिया और इधर भी कॉपर ले लिया। अब आप सोचोगे तो दोनों ही कॉपर हो गए, तो जब दोनों कॉपर हो गए तो फिर क्या आएगा। देखिए जो हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं ई नॉट का। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है पोटेंशियल, जो कि हमने नर्स्ट इक्वेशन में पढ़ रखा है। तो अगर मान लीजिए कि मैं 2 इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिए, कोई से भी ले लिए, मान लीजिए ये कॉपर ले लिया, ये दूसरा ये भी कॉपर ले लिया, अब दोनों इलेक्ट्रोड ले लिए, तो अगर मैं दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन में लूंगा तो उसका जो सेल पोटेंशियल आएगा स्टैंडर्ड कंडीशन वो क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये भी सेम इलेक्ट्रोड है, ये भी सेम इलेक्ट्रोड है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन डिफरेंट ले रहा हूं तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, और इसका डिफरेंट आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, अलग अलग कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन सेल जो है वो एक्चुअल में कैसे सेल है, ऐसे सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। तो उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि जब आप नर्स्ट इक्वेशन लिखते हो या हम नॉर्मल पोटेंशियल की बात करते हैं तो ई जो सेल होता है वो 2 तरह का होता है, ई नॉट सेल और ई सेल। ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में और ई सेल का मतलब नॉर्मल कंडीशन में। तो स्टैंडर्ड जो सेल होता है ई नॉट सेल, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग। जैसे डीनियल सेल के लिए आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है 1.1 हमने पढ़ रखी है। तो ई नॉट सेल जो होता है वो फिक्स होता है, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल क्या है सेल का, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आती है। लेकिन ई सेल फिक्स नहीं होता। तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे अटेन हो गई है तो ई सेल क्या हो जाएगा, 0। मतलब साम्य की स्थिति में ई सेल क्या है, 0। क्यों, क्योंकि डेल जी इक्वल्स टू NFE होता है, माइनस NFE होता है, डेल जी इक्वल्स टू माइनस NFE। तो अगर साम्य की स्थिति है
तो E0 आ जाएगा। तो आपको ध्यान के रखना है कि ई नोड सेल डिपेंड कर रहा है कौन से इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, और ई सेल डिपेंड कर रहा है कि आपने कंसंट्रेशन क्या ले रखी है। तो कंसंट्रेशन सेल इन द एंड ऐसे सेल होते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। तो उस केस में क्या होगा, ई नोड सेल तो जीरो आएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, लेकिन ई सेल जीरो नहीं आएगा। ई सेल जीरो कब आता है, जब सामने की स्थिति होती है। अब डेफिनेशन पढ़ देता हूं। सेल्स इन विच ईएमएफ अराइजेस नॉट ड्यू टू एनी केमिकल रिएक्शन बट ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशंस, नो नेट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल। तो हो सकता है जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आए, मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दिया। ऐसे सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, उसको कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोड सेम है तो ई नोट सेल जीरो आएगा लेकिन ई सेल जीरो नहीं आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो यहाँ दे रखा है ई नोट सेल जीरो है, तो आपको ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नोट जीरो होता है, ई नोट सेल, लेकिन ई सेल जीरो नहीं होता। अब ई सेल जीरो कब होता है, जब सामने की स्थिति होती है। अब आगे क्या दे रखा है, इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। तो पहले तो हमने कंसंट्रेशन सेल को समझा कि भाई होता क्या है, कि भाई ऐसे दो इलेक्ट्रोड ले लिए जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है और वो सेल बना रहा है, वो कंसंट्रेशन सेल हो गया। अब इसमें भी दो तरह के, कैसे, पहला दे रखा है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब यहां पर क्या है कि दो तरह के कंसंट्रेशन सेल है, एक है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, एक है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक में इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, एक में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भाई किस केस में इलेक्ट्रोड की हो सकती है और किस केस में इलेक्ट्रोलाइट की हो सकती है, वो दोनों हम स्टडी करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या दे रखा है, इन दीज सेल्स टू सेम इलेक्ट्रोड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन जो है टू सेम इलेक्ट्रोड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिफरेंट किसकी है, इलेक्ट्रोड की है, इलेक्ट्रोलाइट की नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंसंट्रेशन सेम है, या हम कहें कॉमन इलेक्ट्रोलाइट काम में आएगा। अब आपको एक चीज दिमाग में क्लियर करनी है कि कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड की भी होती है और इलेक्ट्रोलाइट की भी होती है। तो कौन सी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की है और कौन सी इलेक्ट्रोड की, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट कंसंट्रेशन आर डिप्ड इन द सेम सॉल्यूशन। तो जो इलेक्ट्रोड है उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, लेकिन जो सॉल्यूशन आप काम में ले रहे हो जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं वो सेम है। सेम का मतलब सेम कंसंट्रेशन है, मतलब एक ही कॉमन ले लिया हमने तो कॉमन की कंसंट्रेशन सेम हो गई। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम है, इलेक्ट्रोड की डिफरेंट है। अब कैसे, एग्जांपल ले रखा है, प्लेटिनम हाइड्रोजन P1 HCl हाइड्रोजन P2 प्लेटिनम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको ध्यान हो, जब हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, प्लेटिनम तो मेटल हो गया जो कंडक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस हो गई जिसका एक प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड जो शी के केस में मैंने आपको बताया था प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर लिया, तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स हो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस होती है और साथ में एसिड होता है जिसकी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, या आप कंसंट्रेशन कह दो या एक्टिविटी कह दो। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, बीच में आपके HCl है जो कि आपने एसिड लिया H+ लिया है वो कॉमन है। तो यहाँ पर ये जो HCl है ये कॉमन है, दोनों साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये कि हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो डिफरेंट है। तो अब यहां पर अगर मैं HCl की कंसंट्रेशन चेंज करता तो वो चेंज इन कंसंट्रेशन किस में कहलाता, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। अगर मैं HCl दो डिफरेंट लेता और उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती तो वो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन में जाता, लेकिन इलेक्ट्रोड किसका है, हाइड्रोजन का है, तो मैंने हाइड्रोजन का प्रेशर डिफरेंट लिया है तो वो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट माना जाएगा। समझ आ रही बात। तो यहाँ हाइड्रोजन का प्रेशर अलग है दोनों का, तो ये इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इसलिए इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में जाएगा। दूसरा एग्जांपल दे रखा है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने दो ले रखे हैं काफी है समझने के लिए। कैडमियम ब्रैकेट में Hg। अब कैडमियम ब्रैकेट में Hg का मतलब है कैडमियम का अमलगम, जैसे जिंक अमलगम है कैडमियम अमलगम, इसका मतलब कैडमियम और मरकरी का क्या है, अमलगम है। अमलगम का मतलब मिश्र धातु है। अगर मरकरी के साथ कोई मेटल जो है एलॉय बनाता है उसको हम अमलगम कहते हैं। अब एक चीज अगर आपको याद हो तो मैंने बता रखी है कि अगर जब आप मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड पढ़ते हो, जैसे सिंपल मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, तो उसमें जो मेटल होता है प्योर फॉर्म में उसकी एक्टिविटी 1 होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं एक कॉपर मेटल मेटल आयन ले लूंगा और एक कॉपर मेटल मेटल आयन ले लूंगा, उसमें मैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बना लूंगा, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर भी कॉपर प्योर फॉर्म में, इधर भी कॉपर प्योर फॉर्म में, इसकी एक्टिविटी 1 है, इसकी एक्टिविटी 1 है, डिफरेंट हो नहीं सकती। इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप मेटल का अमलगम ले रहे हो तो उसकी एक्टिविटी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, कैडमियम अमलगम इसकी एक्टिविटी A1 है। फिर कैडमियम सल्फेट का सॉल्यूशन, ये कॉमन ले लिया हमने दोनों के लिए,
तो जब हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कॉमन है, मतलब कंसंट्रेशन सेम है दोनों के लिए। ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया कैडमियम का, कैडमियम अमलगम का, इसकी एक्टिविटी A2 है। तो यहाँ पर दोनों एक्टिविटी क्या हो गई, अलग अलग। तो एक मैंने आपको ले लिया गैस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल, एक आप कह सकते हो मेटल मेटल आयन कह सकते हो, जिसमें मेटल का जो है अमलगम है, ठीक है, ताकि मेटल की एक्टिविटी वेरी कर सके। ये एग्जांपल हो गया इसका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का। अब सेल रिएक्शन क्या होगी, तो सेल रिएक्शन जैसे हमने यहाँ लिख रखा है डेफिनेशन में, नो नेट सेल रिएक्शन, कोई सेल रिएक्शन हो ही नहीं रही है, लेकिन लिखनी तो पड़ेगी। तो लिखने में मैंने क्या लिखा, कैडमियम लिखा, नीचे लिखा A1, फिर लिखा कैडमियम A2। अब आप देखोगे कि ये कौन सी सेल रिएक्शन है, ये तो हमको देख के लग ही नहीं रहा कोई रिएक्शन है। इसको आप ऐसे समझो कि जब मैंने रिप्रेजेंट करा इस सेल को, कैडमियम वाला ले लो सपोज, तो ये समझो कि ये कैडमियम मेटल है और ये कैडमियम का सॉल्यूशन है। फिर जब ये वाले इलेक्ट्रोड की बात करी तो ये भी कैडमियम है और ये भी कैडमियम का सॉल्यूशन है। अब इसको आप एक बार थोड़ा सा वापस पीछे जाओ डीनियल सेल में, तो डीनियल सेल की रिएक्शन क्या थी, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। अब डीनियल सेल में एनोड क्या होता है, जिंक का, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक मेटल जो है ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनाता है, जिंक आयन बनाता है। और कैथोड पे क्या है, कॉपर, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल बना रहा है। अब आप इसको ऐसे समझो कि वहां जिंक और कॉपर थे, यहाँ दोनों केस में कैडमियम है। इसको अब आप ऐसे समझो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड एनोड है, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे कैडमियम का, तो मैंने कैडमियम है, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करने के लिए A1 लिख दिया, कैडमियम का ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनेगा, कैडमियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैडमियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैडमियम आयन। ये तो हो गई एनोड की रिएक्शन। कैथोड की रिएक्शन लिखोगे तो रिडक्शन होगा, तो क्या लिखोगे, कैडमियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैडमियम बन गया। तो दोनों केस में क्या हुआ, एक में कैडमियम मेटल से कैडमियम आयन बना, दूसरे के केस में कैडमियम आयन से कैडमियम मेटल बना। तो दोनों केस में जो कैडमियम आयन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन भी सेम है। तो फाइनली क्या बच गया, कैडमियम लेफ्ट हैंड पे और कैडमियम राइट हैंड साइड पे। क्योंकि डीडीएल सेल की जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो तो वहां पर आप क्या लिखते हो, जिंक मेटल फिर कॉपर आयन, ठीक है, फिर जिंक आयन और कॉपर मेटल। अब यहाँ जो आयन है मेटल आयन वो कॉमन है, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गए, तो ये फाइनल रिएक्शन आ गई। अब जब ये फाइनल रिएक्शन आ गई तो इसकी नर्स इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, E इक्वल्स टू ई नॉट। अब ई नॉट तो क्या होता है, जीरो होता है, तो हमने उसको उड़ा दिया, ठीक है। E इक्वल्स टू ई नॉट हटा दिया मैंने, माइनस RT अपॉन NF। अब N यहाँ पर कुछ है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए नो नेट रिएक्शन हो रही है, तो RT अपॉन F। LN प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, A2, वो ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, A1, वो नीचे लिख दिया। अब माइनस को मैं प्लस कर दूं तो ये अपोजिट हो जाएंगे, तो प्लस RT अपॉन F LN A1 अपॉन A2। अगर आप हाइड्रोजन के लिए लिखते तो A की जगह P आ जाता, तो P1 अपॉन P2 हो जाता। तो अब आप ओवरऑल जब देख रहे हो तो ये आपके फॉर्मूला आ रहा है प्लस के फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आए, उसके लिए A1 ज्यादा होना चाहिए। इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि ये आप जब बनाते हो उस टाइप के सेल तो P1 ज्यादा होना चाहिए P2 से और A1 ज्यादा होना चाहिए A2 से। ये कंडीशन है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, उल्टा लोगे, तो सेल जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और दोनों बराबर हो गए तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, कोई पोटेंशियल ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब नहीं निकलेगा सेल इन द सेंस क्या है कि आप सेल बना का के लिए पोटेंशियल के लिए, तो पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला क्या है, माइनस में है तो A2 ऊपर है A1 नीचे है, प्लस में है तो A1 ऊपर है A2 नीचे है। लेकिन किसके लिए है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के लिए। जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, सेम आपके होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट रहती है। देख लेते क्या दे रखा है, दिस टाइप ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ टू सेम इलेक्ट्रोड्स। सेम इलेक्ट्रोड्स का मतलब इलेक्ट्रोड भी सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है, डिप्ड इन द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम कंसंट्रेशन सेल पढ़ रहे हैं तो कौन सा वाला है, इलेक्ट्रोड वाला है या इलेक्ट्रोलाइट वाला है। इलेक्ट्रोड वाला है तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन वेरी करेगी, इलेक्ट्रोलाइट की सेम रहेगी। और अगर इलेक्ट्रोलाइट वाला है तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन वेरी करेगी, इलेक्ट्रोड की सेम रहेगी, ठीक है। अब यहां पर भी दो दे रखे हैं, कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस। अब विद ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस का क्या मतलब है देख लेते हैं। In these types of cell there is no direct transfer of electrolyte,
विदाउट ट्रांसफरेंस का मतलब इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफर नहीं हो रहा एक दूसरे में। तो जब हम बात कर रहे हैं विदाउट की, मतलब दो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है वो एक दूसरे में क्रॉस नहीं हो रहे, ट्रांसफर नहीं हो रहे, मतलब सेपरेट है। और वो सेपरेट कब रहते हैं? जब हम सॉल्ट ब्रिज काम में लेते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है? कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस में क्या दे रखा है? इन दिस टाइप ऑफ सेल देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर। टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर सेपरेटेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। तो ध्यान ये रखना है कि जब आप विदाउट ट्रांसफरेंस की बात कर रहे हो तो वहां पर सॉल्ट ब्रिज काम में आएगा। एग्जाम्पल दे रखा है जिंक, जिंक 2+ आयन, सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है ये, जिंक 2+ आयन और जिंक। अब देखिए यहां पर जब मैंने ये शो करा है या ये रिप्रेजेंटेशन शो करा है तो देखिए पिछले वाले में और इसमें क्या फर्क था? पिछले वाले में मैंने हाइड्रोजन गैस का प्रेशर वेरी करा था, हाइड्रोजन जो HCl था वो सेम था। सिमिलरली जैसे कैडमियम लिया था तो वहाँ कैडमियम अमलगम था, उसकी एक्टिविटी वेरी करी थी, लेकिन कैडमियम का जो इलेक्ट्रोलाइट था उसकी कंसंट्रेशन सेम थी। अब यहाँ पर जो जिंक है, क्योंकि ये प्योर जिंक मेटल है, अमलगम नहीं है, तो जब प्योर मेटल होता है तो उसकी एक्टिविटी 1 लेते हैं, तो एक्टिविटी वेरी नहीं कर रही। वेरी किसकी कर रही है? जिंक के आयन की। इसकी वेरी कर रही है जिंक के आयन की। इसको मैंने कह दिया A1 और इसको मैंने कह दिया A2। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर हमने कंडीशन क्या ली थी? A1 इज ग्रेटर देन A2, लेकिन यहां पर कंसर्न वो कंडीशन जो है वो जस्ट अपोजिट है, A2 इज ग्रेटर देन A1। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्शन लिखोगे तो देखिए वहां पर जब मैंने रिएक्शन लिखी तो कैडमियम के सेंस में लिखी थी। किसके सेंस में लिखी थी? कैडमियम के सेंस में, क्योंकि कैडमियम जो है वो कैडमियम से कैडमियम बन रहा है, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन वेरी कर रही थी। अब यहां पर जब आप इसकी रिएक्शन लिखने की ट्राई करोगे तो आप क्या देखोगे कि भाई ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब आप इस रिएक्शन लिखने की ट्राई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा। तो रिएक्शन आप कैसे लिखोगे कि भाई जिंक मेटल है और जिंक 2+ आयन बना रहा है, एनोड की रिएक्शन। कैथोड की रिएक्शन क्या है कि जिंक 2+ आयन है और जिंक बना रहा है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो देखा ये जाएगा कि जब आपने रिएक्शन लिखी है, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, रिएक्शन एनोड पे लिखी तो आपने क्या लिखा? जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और बना रहा है जिंक 2+ आयन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये आपके A1 है। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो यहां पर आपने क्या लिखा? जिंक 2+ आयन है, ये एक्टिविटी A2 है, और क्या बना रहा है? ये जिंक बना रहा है। तो जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो जिंक कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है आप कह सकते हो भाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पर आप कह सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और जिंक कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचा? जिंक से जिंक बना, और आपने क्या देखा? लेफ्ट में कौन है? A2 और राइट में कौन है? A1। ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप नर्स्ट इक्वेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो? E = E0 - RT/NF। एन यहाँ पर हटा भी सकते हो आप, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो माइनस में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हो और प्लस में क्या लिखते हो? रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। प्लस में क्या लिखते हो? रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। तो जब प्लस में लिखोगे तो रिएक्टेंट है A2, प्रोडक्ट है A1, ये आ जाएगा आपको। तो ये ध्यान रखना है कि ये स्टेप से जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देखिए होता क्या है कि जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे होते हो और उस टॉपिक को करंटली पढ़ रहे हो, टच में हो, तो आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो है वो आसान लगता है। अरे ये तो सर बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको तो टफ क्वेश्चन करने हैं। लेकिन जब पूरा सिलेबस एक साथ आता है तो कई बार क्या होता है, क्योंकि रिवीजन पूरा नहीं हो पाया, प्रैक्टिस थोड़ी कम रह गई, या हम प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाए, तो छोटी से छोटी चीज हमें मिस हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो मेन बात क्या है कि एक टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तब हमको बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आसान लगते हैं, क्योंकि हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते से वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम में आ रहे हैं तो सारा सिलेबस एक साथ आ रहा है, वहां पर वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमको टफ लगते हैं क्योंकि रिवीजन कम रह जाता है। तो कहने का मतलब ये कि है छोटी सी चीज, लेकिन जब एग्जाम में आएगी तो क्लिक नहीं करेगी, फिर वो आएगा कि सर ये कैसे करें। अब कई बार मैं एक चीज देखता हूँ कि बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और फिर मैं चेक करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले वीडियो में पढ़ा रखा है। तो मतलब जो चीज पढ़ा रखी है, जो क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, बच्चों को वो ध्यान ही नहीं है कि ये सर ने करा रखा है। तो अगर ऐसे आप तैयारी करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए कोई बात नहीं। आगे दे रखा है सेकंड, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। अब विद ट्रांसफरेंस में आपके क्या है? सॉल्ट ब्रिज नहीं है। तो यहां पर क्या दे रखा है? इन दिस टाइप ऑफ सेल्स द इलेक्ट्रोलाइट आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं विद ईच अदर, दस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एट द जंक्शन ऑफ द टू सॉल्यूशन इज टेकन इनटू अकाउंट। अब क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल।
अब क्योंकि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। ऑफ द टू सॉल्यूशन इज टेकन इनटू अकाउंट, तो जब आप इस टाइप के सेल लेते हो तो वहां पर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी कंसीडर करना होता है। अब क्योंकि आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा। अब इसमें जब आप एग्जाम्पल लिखोगे तो फर्क क्या है कि यहाँ पर आपने सॉल्ट ब्रिज लिया था, यहाँ सॉल्ट ब्रिज नहीं आएगा, रिप्रेजेंटेशन लगभग सेम। एजी ले लिया, AgNO3 ले लिया, AgNO3 ले लिया, Ag ले लिया, मतलब देखोगे तो सेम ही लगेगा। मेटल, मेटल का आयन, मेटल का आयन और मेटल। फिर आपने क्या देखा, मेटल है, A1 है और ये A2 है, A2 ज्यादा होना चाहिए A1 से। तो आप देखोगे इलेक्ट्रोड में A1 ज्यादा है A2 से और इलेक्ट्रोलाइट में A2 ज्यादा है A1 से, क्योंकि रिएक्शन जब आप लिखते हो तो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक रिएक्टेंट साइड आता है, एक प्रोडक्ट साइड आता है। दोनों मैंने आपको समझा दिया, और प्रैक्टिस करना समझ में आ जाएगा। चलिए, अब क्योंकि ज्यादा इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए, एक कोई रेयर कोई क्वेश्चन आया होगा, तो उसके लिए मैंने नर्स इक्वेशन पहले बता दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है ये आपके सेल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट जो आपके टॉपिक दे रखे हैं वो है कोरोजन, गैल्वेनाइजेशन और कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए, वो मैंने यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कोरोजन, अब देखिए कोरोजन जैसे ही हम पढ़ते हैं हमारे दिमाग में एक आता है लोहे पे जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब मजेदार बात क्या है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया जंग से रिलेटेड, लोहे पे जंग से रिलेटेड, मेरा दोस्त है, ठीक है, तो वो दोस्त ने पढ़ा गया जंग से रिलेटेड, तो उसने क्वेश्चन छोड़ दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि वो क्वेश्चन करा था क्या, वो आयरन पे रस्टिंग वाला कौन सा क्वेश्चन, मैंने वो लोहे पे जंग, अच्छा वो लोहे पे जंग थी क्या, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था क्या, बोले मैं तो जंग समझ के इतिहास का समझ लिया, फिर मैंने तो छोड़ ही दिया। मैंने कहा भाई क्वेश्चन तो पढ़ता। तो कहने का मतलब ये है कि जंग का मतलब लोहे पे जंग की बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन, हिस्ट्री में जो युद्ध लड़े जाते हैं वो वाली जंग की बात नहीं हो रही है। चलिए आ जाते हैं, एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उसकी रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, क्या रिएक्शन है, आयरन की रिएक्शन आप करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ, साथ में वाटर है, कई बार कैटलिस्ट के लिए एसिड भी काम में आ जाता है, तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो फिर अलग से पूरी डेप्थ में चल जाएगा, इतनी जरूरत नहीं, जितना बेसिक पूछते हैं एग्जाम में उतना बता रहा हूँ। आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं, फाइनली क्या बन रहा है 2, मतलब वो बैलेंस करने के लिए Fe2O3.3H2, या हम कई बार XH2O भी लिख देते हैं, तो ये बेसिकली ये प्रोडक्ट बन रहा है Fe2O3, बेसिकली ये प्रोडक्ट बन रहा है डॉट H2O, तो चलो हमने और मेंशन कर दिया। अब Fe2O3 की बात करें तो आयरन के ऑक्सीडेशन +3 है, फेरिक ऑक्साइड कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, फेरिक ऑक्साइड। ये आपके रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है और आयरन ऑक्साइड बन रहा है, साथ में वाटर दे रखा है। अब ये क्या दे रखा है, नेट नोट डाल के क्या दे रखा है, वेट ऑफ रस्टेड आयरन इज ग्रेटर देन द नॉर्मल आयरन। अब क्योंकि आयरन जो है वो अकेला था तो उसका अकेले का वेट था, अब यहाँ पर देखो कितने सारे ऑक्सीजन भी आ गया और वाटर भी आ गया, तो उसका वेट तो नो डाउट क्या होना, बढ़ना है। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सी रिएक्शन है, क्या हो रहा है उसमें, तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो। आयरन जब था शुरू में तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, बाद में कितनी हो गई +3, तो ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई रस्टिंग ऑफ आयरन पे क्वेश्चन आता है तो या तो वो फॉर्मूला पूछता है, एग्जाम में पूछ रखा है, या फिर वो वेट के बारे में पूछ लेगा, जो बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा लेकिन प्रोसेस पूछ लेता है, प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब कोरोजन से ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है गैल्वेनाइजेशन पे। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोरोजन तो आप समझ गए कि भाई लोहे पे जंग लग रही है, तो अब क्या करें, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास जैसे जहाज है, अब जहाज है तो वही लोहे का जहाज है, पानी में जंग लग जाएगी, या कोई भी चीजें हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी लोहे की चीज है उस पर जंग लग सकती है, तो वो जंग को रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे नॉर्मली हमारे घरों में जैसे खिड़की है, दरवाजे है, जंग लगती है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली पेंट करवा लेते हैं। पेंट सबसे सिंपल है, पेंट कराने से जंग का क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अब ऐसी एक केमिकल प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो लोहा है उसकी सतह पर दूसरा मेटल चढ़ा देते हैं, क्या चढ़ा देते हैं, दूसरा मेटल। अब दूसरा मेटल चढ़ाने से क्या होगा कि जो लोहा है वो डायरेक्ट रिएक्शन ना करके जो दूसरा मेटल है वो रिएक्शन करेगा, लेकिन कंडीशन है जो दूसरा मेटल है उसकी रिएक्टिविटी जो लोहा है, जो आयरन है, उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसको आप ऐसे समझ लो कि जब भी कुर्बानी देने की बात आती है तो राजा या राजा का बेटा कुर्बानी नहीं देता, जो प्यादा होता है या जो सैनिक होता है वो कुर्बानी देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर राजा कौन है, आयरन, तो आयरन कुर्बानी नहीं देगा, कुर्बानी किसकी दी जाएगी, प्यादे की। प्यादे का मतलब ऐसा मेटल जिसकी रिएक्टिविटी क्या हो, आयरन से ज्यादा हो। बात समझ आ रही है। तो यहां पर हमने क्या देखा गैल्वेनाइजेशन में, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, कोटिंग का मतलब हम एक परत चढ़ा रहे हैं, कोटिंग दी आयरन, किस पे चढ़ा रहे हैं, आयरन पे, आयरन सरफेस बाय जिंक, बेसिकली सबसे कॉमन जो है वो जिंक है।
द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द आयरन सरफेस बाय जिंक टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जा रही है, इस कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, इसको हम गैल्वेनाइजेशन कह रहे हैं। अब जिंक की क्यों चढ़ाई, तो अब आप क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करना कि भाई आयरन और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप देखोगे जिंक ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है एक मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक से ज्यादा बार दे रखा होता है, क्यों, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। अब जैसे आयरन +2 है उसका पोटेंशियल अलग होगा, आयरन +3 है उसका अलग होगा। और कई बार रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी होते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो मैंने कहा आयरन +2 से 0 बना रहा है उसका अलग है, +3 से 0 बना रहा है उसका अलग है, और +3 से +2 बना रहा है उसका अलग है। तो +3 से +2 जो बना रहा है फिर वो आपके मेटल मेटल आयन नहीं कहला के रिडॉक्स कहला जाएगा। ठीक है, चलिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि जो जिंक है उसका जो पोटेंशियल है, मतलब उसकी जो रिएक्टिविटी है वो आयरन से ज्यादा है। और मेटल के केस में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जो ऊपर है, और ऊपर कौन है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो देखिए यहां पर हमने क्या कह रखा है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द आयरन सरफेस बाय जिंक टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये हमने कह दिया कि भाई गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। आगे दे रखा है रीजन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन आयरन, कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का वो आयरन से कम है। क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाले मेटल है वो नेगेटिव में उनके पोटेंशियल है, तो जितना मेटल ऊपर है उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अगर मैं यहाँ पर रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन काम में ले लूँ तो ज्यादा हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में रीजन पूछते हैं कि भाई गैल्वेनाइजेशन में आयरन पे हम जिंक की क्यों चढ़ाते हैं, तो आंसर क्या आएगा कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। और कई बार वो ऑल्टरनेट क्या करते हैं, जिंक को हटाते, बोलते हैं कौन से मेटल से हम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आयरन से ऊपर कौन कौन से मेटल आ रहे हैं। तो ये आपके गैल्वेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के रिलेटेड कि भाई इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो इलेक्ट्रोड क्या काम में ले रहे हो उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या काम में ले रहे हो उसका भी रोल है, और तीसरा हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कैथोड पे नेगेटिव, एनोड पे पॉजिटिव। कैथोड पे कौन जा रहा है, कैटायन, एनोड पे कौन जा रहा है, एनायन। समझ आ रही बात। अब एनोड पे एनायन जा रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो एनायन जो जा रहा है नेगेटिव वाला आयन वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कैथोड पे रिडक्शन होगा तो जो पॉजिटिव वाला है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। बात समझ आ गई। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, कैटायन का जाएगा कैथोड की तरफ, उसका रिडक्शन हो सकता है। और एनायन का जाएगा एनायन का जाएगा नेगेटिव चार्ज जो है, एनायन जाएगा एनोड की तरफ, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब यहां पर क्या होता है, एक तो जो इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है उसके प्लस माइनस जाएंगे और उनके ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वाटर भी है। अब वाटर भी कंपटीशन में लगा हुआ है, तो वाटर में भी क्या है, कंपटीशन है। इसको आप ऐसे समझ लो कि भाई वाटर जो है H+ और OH- है। तो अब कंपटीशन किस में, समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो ज्यादा H+ और OH- नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब कंपटीशन कैसे है कि जैसे मान लो सपोज NaCl है, मान लो अब NaCl में Na+ है, तो एक Na+ और एक H+, ये कंपटीशन में है कि भाई मैं रिडक्शन करूं कि मैं रिडक्शन करूं। और दूसरा क्या है, Cl- और OH-, ये दोनों कंपटीशन में है कि भाई मैं ऑक्सीडेशन करूं और मैं ऑक्सीडेशन करूं। तो वाटर में जब आप रिडक्शन कराओगे तो H+ इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और ऑक्सीडेशन कराओगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग के ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पर जब वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगी, और इलेक्ट्रोलाइट का होगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसके केस में क्या बन रहा है, क्योंकि फिर लास्ट में याद ही करना है। फिर अब आप सोचोगे कि भाई हम तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट तो NaCl था, इसमें तो कुछ और बन गया, या कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट था इसमें तो कुछ और बन गया, कैसे बन गया, वाटर कॉम्बिनेशन में। तो ध्यान ही रखना है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोड की कंडीशन क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए करवा रहा हूँ, वरना तो नहीं करवाता। चलिए, पहला दे रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। अब NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, एक्वस एक्वस का मतलब एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, इसका मतलब क्या है, Na+ है और Cl- है। तो अगर मान लो वाटर कॉम्बिनेशन में ना होता तो सोडियम मेटल मिलता और क्लोरीन गैस मिलती। सोडियम मेटल कहाँ मिलता भाई, इसका रिडक्शन होता, रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता, एनोड पे। तो अगर वाटर कॉम्बिनेशन में नहीं होता तो आपको सोडियम कैथोड पे मिल जाता और
क्लोरीन मिल जाता है एनोड पे। लेकिन अब एक्चुअल में आपको क्या मिल रहा है चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन एट कैथोड, ये लो कर लो बात, हाइड्रोजन एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड। मतलब एक तो काम तो हो गया, एक तो जीत गया, क्लोरीन तो जीत गया चलो, लेकिन सोडियम हार गया, उसकी जगह कौन जीत गया, हाइड्रोजन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप NaCl की कराओगे तो कोशिश तो थी कि भाई NaCl में Na हो जाए और Cl हो जाए, सोडियम किस पे हो जाए, कैथोड पे, और क्लोरीन किस पे हो जाए, एनोड पे। लेकिन हुआ क्या, क्लोरीन तो जीत गया ऑक्सीजन से, लेकिन सोडियम हार गया। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl गिव्स हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। कैथोड पे सोडियम मिलनी थी, लेकिन जीत कौन गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मिल गया कैथोड पे, एंड क्लोरीन एट एनोड। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी नेगेटिव वाला जो होता है वो एनोड पे मिलता है। नेगेटिव वाला इन द सेंस Cl माइनस था तो एनोड पे मिल रहा है, और जो पॉजिटिव वाला है जैसे H प्लस वो मिलेगा किस पे, कैथोड पे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने में हेल्प करेगा। तो NaCl का जब आप करा रहे हो तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल रहे हैं आपको। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो वो इनर्ट है, कंडीशंस मेंशन है, ठीक है। तो NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मिल गया आपको, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का मिल गया आपको कैथोड पर और क्लोरीन का मिल गया एनोड पर। अब आगे आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो NaCl तो हो गया, अब कॉपर सल्फेट की बात हो रही है। सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब उसने खुद ने कह दिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड गिव कॉपर एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले केस में क्या था, कैथोड पे मेटल हार गया था और हाइड्रोजन जीत गया था। इस वाले केस में क्या हुआ, कैथोड पे मेटल जीत गया, और वहां पर जो एनोड था वहां पर उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट था वो जीता था। लेकिन यहाँ पर इसका जो नेगेटिव पार्ट है कौन सा है, कॉपर सल्फेट। सल्फेट जो है वो हार गया है, तो कौन जीत गया, ऑक्सीजन। यहाँ उल्टा हो गया NaCl से, NaCl से क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब वहां सोडियम नहीं मिला था, यहाँ पर क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। और वहां पर क्या मिल रहा, क्लोरीन मिल गया था, लेकिन यहाँ सल्फेट नहीं मिला, SO4 नहीं मिला, क्या मिल गया, ऑक्सीजन। तो आप अगर कॉपर सल्फेट ले रहे हो तो आपको कॉपर मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। लास्ट दे रखा सोडियम सल्फेट। तो इसको आप ऐसे समझो कि भाई सोडियम तो हारेगा H से और सल्फेट हारेगा OH ऑक्सीजन से। तो अब इसने दोनों को मिक्स कर दिया, भाई सोडियम भी हारने वाला और सल्फेट भी हारने वाला, लो बचा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो हाइड्रोजन मिल रहा है कैथोड पे और ऑक्सीजन मिल रहा है एनोड पे। ये आपको ध्यान रखना है। मेटल में कौन जीता, कॉपर, और नेगेटिव में कौन जीता, Cl। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट एक दो पॉइंट और दे रखे, इस पे भी क्वेश्चन पूछे थे इसलिए लिख दिया मैंने। क्या दे रखा है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम के प्रिपरेशन के लिए आप क्या काम में लेते हो। ये एक तरह से मेटलर्जी का पार्ट है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा बहुत काम में आ जाता है तो पूछ रखा है। मिक्सचर ऑफ 33% NaCl प्लस 60% कैल्शियम क्लोराइड। इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम के प्रिपरेशन के लिए आप क्या काम में लेते हो, 33% NaCl काम में लेते हो और 67% कैल्शियम क्लोराइड, इनका मोल्टन मिक्सचर काम में लेते हो, ठीक है। आगे दे रखा है फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन क्लोराइड इज यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए आप क्या काम में लेते हो, क्रायोलाइट। फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन क्रायोलाइट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट काम में ले रहे हो, क्रायोलाइट। अब क्रायोलाइट क्या होता है, Na3AlF6 को कहते हैं। इसको कहते हैं Na3AlF6। तो Na3AlF6 ले रहे हो, साथ में क्या ले रहे हो, Al2O3, साथ में क्या ले रहे हो, Al2O3। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या काम में लेते हैं, क्रायोलाइट, Na3AlF6 प्लस Al2O3। तो ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो था पूरा कंप्लीट, पूरा निचोड़। आप ध्यान ये रखना कि जितने भी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं उन सबको समाहित करते हुए ये मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाई, लेकिन जिन जिन कंसेप्ट पे क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हैं वो सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पर टच कर दिए हैं। तो अब आप जब चेक करोगे, जब आप इसको एनालाइज करोगे तो आप ये देखोगे बहुत ज्यादा थ्योरी लंबी लंबी नहीं पढ़ाई है, लेकिन आपको इतनी जरूर पढ़ा दी कि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आपको एक और आइडिया हो जाएगा कि जो हमने थ्योरी पढ़ी उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए कमेंट करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ भाई बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो फिर फालतू में मेहनत करने का क्या फायदा है। तो अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर वीडियो कंटिन्यू आए, आपका टाइम से सिलेबस हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।